नमस्कार, डीडी न्यूज़ के इस विशेष समाचार प्रसारण में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर और मेरे साथ है मेरी सहयोगी दीपाली। तो आइए सीधे रुख करते हैं सुर्खियों का। साइप्रस यात्रा के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता। रक्षा सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए दोनों देश। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत साइप्रस मिलकर बनाएंगे अगले 5 साल का रोड मैप। प्रधानमंत्री मोदी को द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस III से किया गया सम्मानित। प्रधानमंत्री ने 140 करोड़ भारतीयों को यह सम्मान किया समर्पित। साइप्रस के राष्ट्रपति को दिया भारत आने का निमंत्रण। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जनगणना 2027 के लिए जारी की अधिसूचना। 2 चरणों में कराए जाने का ऐलान। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में 1 अक्टूबर 2026 तो बाकी राज्यों में 1 मार्च 2027 तक पूरी होगी जनगणना। महंगाई के मोर्चे पर अच्छी खबर। मई से 14 महीनों के निचतम स्तर पर पहुंची थोक महंगाई दर। फ्यूल से लेकर खाने पीने के सामानों की कीमत में गिरावट। और ईरान ने इजराइल पर किए ताबड़तोड़ हमले। 8 की मौत। इजराइल ने भी किया हमलों का जवाब। ईरान में पढ़ने वाले भारतीय छात्र छात्राओं के संपर्क में है भारतीय दूतावास। और आइए जानते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलिदस की मौजूदगी में दोनों देशों के बीच शिष्टमंडल स्तर की बातचीत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों देश अपनी साझेदारी को रणनीतिक दिशा देने के लिए अगले 5 वर्षों के साथ एक ठोस रोड मैप बनाएंगे। उन्होंने कहा कि रक्षा और सुरक्षा सहयोग को और मजबूती देने के लिए द्विपक्षीय रक्षा सहयोग का जो कार्यक्रम है उसके तहत रक्षा उद्योग पर बल दिया जाएगा। अपनी साझेदारी को स्ट्रैटेजिक दिशा देने के लिए हम अगले 5 वर्षों के लिए एक ठोस रोडमैप तय बनाएंगे। रक्षा और सहयोग को और मजबूती देने के लिए द्विपक्षीय डिफेंस कोऑपरेशन प्रोग्राम के तहत रक्षा उद्योग पर बल दिया जाएगा। साइबर और मैरीटाइम सिक्योरिटी पर अलग से डायलॉग शुरू किया जाएगा। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के विरुद्ध भारत की लड़ाई में साइप्रस के सतत समर्थन के लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। आतंकवाद, ड्रग्स और आर्म्स की तस्करी की रोकथाम के लिए हमारी एजेंसीज के बीच रियल टाइम इंफॉर्मेशन एक्सचेंज का मैकेनिज्म तैयार किया जाएगा। हम दोनों सहमत हैं कि हमारे आपसी व्यापार और निवेश में बहुत पोटेंशियल है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारतीय पर्यटकों के लिए साइप्रस एक पसंदीदा स्थल है। उन्होंने कहा कि मोबिलिटी समझौते को जल्द पूरा करने के लिए काम किया जाएगा। टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, क्लाइमेट जस्टिस जैसे क्षेत्रों में आपसी सहयोग पर भी विस्तार से बात हुई है। साइप्रस में योग और आयुर्वेद के प्रसार को देखकर हम उत्साहित हैं। भारतीय टूरिस्ट के लिए भी साइप्रस एक पसंदीदा डेस्टिनेशन है। उनके लिए डायरेक्ट एयर कनेक्टिविटी बनाने पर जोर दिया जाएगा। हमने निश्चय किया कि मोबिलिटी एग्रीमेंट को जल्द पूरा करने के लिए काम किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलिदस को भारत आने का न्योता दिया।
प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच संयुक्त राष्ट्र को समकालीन बनाने के लिए जरूरी सुधार को लेकर विचारों में समानता है। उन्होंने साइप्रस द्वारा सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन करने के लिए आभार जताया है। साइप्रस द्वारा सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन करने के लिए हम आपके आभारी हैं। पश्चिम एशिया और यूरोप में चल रहे कॉन्फ्लिक्ट को लेकर हम दोनों ने चिंता व्यक्त की है। इनका नकारात्मक प्रभाव केवल उस क्षेत्र तक सीमित नहीं है। हम दोनों मानते हैं कि यह युद्ध का युग नहीं है। संवाद से समाधान और स्थिरता की बहाली ये मानवता की पुकार है। मेडिटरेनियन क्षेत्र के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाने पर भी हमने बात की। हम सहमत है कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर से क्षेत्र में शांति और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होगा। राष्ट्रपति जी, मैं आपको भारत यात्रा के लिए सादर निमंत्रित करता हूं। वहीं साइप्रस यात्रा के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया गया। इस दौरान वहां के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री की अगवानी की। प्रधानमंत्री मोदी ने साइप्रस के पहले राष्ट्रपति आर्कबिशप मकारियोस III की मूर्ति पर माल्यार्पण भी किया। गौरतलब है कि बीते 23 वर्षों में साइप्रस में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली यात्रा है। प्रधानमंत्री ने साइप्रस को भूमध्य सागरीय क्षेत्र और यूरोपीय संघ में एक करीबी दोस्त और एक महत्वपूर्ण भागीदार बताया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। दोनों नेताओं के बीच आपसी हितों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर भी चर्चा की गई है। साइप्रस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने निकोसिया के ऐतिहासिक केंद्र का दौरा किया। इस दौरान वहां के राष्ट्रपति भी मौजूद रहे। तो इस ऐतिहासिक केंद्र का दौरा प्रधानमंत्री ने किया, जहां पर हमने देखा कि साइप्रस और भारत दोनों के जो रिश्ते हैं वो एक नए अध्याय के साथ आगे बढ़ रहे हैं, जहां पर कई ऐसे विभिन्न क्षेत्र हैं जिन पर MOU साइन हो, जिसमें मोबिलिटी स्टार्टअप्स का जो क्षेत्र है वो अहम रहेगा और दोनों देशों के रिश्ते लगातार प्रगाढ़ होते हुए नजर आ रहे हैं। साइप्रस यात्रा के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहां के सर्वोच्च सम्मान द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस III से सम्मानित किया गया। उन्हें यह सम्मान वहां के राष्ट्रपति द्वारा दिया गया है। प्रधानमंत्री ने इस सम्मान को 140 करोड़ भारतीयों को समर्पित किया और कहा कि वो इस सम्मान को भारत और साइप्रस के संबंधों के प्रति एक जिम्मेदारी के रूप में बहुत महत्वपूर्ण समझते हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि दोनों देशों की सक्रिय साझेदारी आने वाले समय में नई ऊंचाइयों को छुएगी। गौरतलब है प्रधानमंत्री का ये 23वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। उन्हें से पहले भी विदेशी दौरों पर वहां के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साइप्रस यात्रा के दौरान उनके व्यक्तिगत करिश्मे से देश के साथ कई महत्वपूर्ण आयाम जुड़े। उनकी कार्यशैली की मुरीद पूरी वैश्विक बिरादरी पीएम मोदी का हमेशा सम्मान करती है, जिसकी एक बानगी साइप्रस में भी तब देखने को मिली जब उन्हें राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलिट्स ने द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस III से सम्मानित किया। ये साइप्रस का सर्वोच्च सम्मान है। यह सम्मान केवल मेरा
नरेंद्र मोदी का सम्मान नहीं है, ये 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है। उनके सामर्थ्य और आकांक्षाओं का ये सम्मान है। ये हमारे देश के सांस्कृतिक भाईचारे और वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा का सम्मान है। मैं ये अवार्ड भारत और साइप्रस के मैत्रीपूर्ण संबंधों को, हमारे साझा मूल्यों और हमारी पारस्परिक समझ को समर्पित करता हूं। इससे पहले अप्रैल के महीने में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की श्रीलंका यात्रा के दौरान उन्हें वहां के राष्ट्रपति अनुराकुमारा दिसानायके ने श्रीलंका मित्र विभूषण सम्मान प्रदान किया था। किसी विदेशी नेता को दिया जाने वाला श्रीलंका का ये सर्वोच्च सम्मान था। इस अवार्ड से किसी भारतीय नेता को पहली बार सम्मानित किया गया था। प्रधानमंत्री को अब तक 23 शीर्ष सम्मान मिल चुके हैं। अलग अलग देश अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान देकर ग्लोबल लीडर के तौर पर पीएम मोदी की भूमिका को सम्मानित करते रहे हैं। पिछले साल जुलाई में प्रधानमंत्री को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया। पीएम मोदी द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय नेता हैं। नवंबर 2024 में नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद ने प्रधानमंत्री मोदी को ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर प्रदान किया। प्रशस्ति पत्र में कहा गया कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व ने भारत को एक वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित किया है। पीएम 56 वर्षों में पहले ऐसे विदेशी नेता रहे जिन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। उसी माह गयाना के राष्ट्रपति इरफान अली ने पीएम को देश का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया। यह अवार्ड विकासशील देशों के अधिकारों की रक्षा और वैश्विक समुदाय के लिए असाधारण सेवा के लिए दिया गया। उसी दिन पीएम को डोमिनिका की राष्ट्रपति सिल्वेनी बर्टन ने अपने देश का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार सौंपा। डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर कोविड-19 महामारी के दौरान मदद और रिश्तों की मजबूती में योगदान के लिए दिया गया। दिसंबर 2024 में कुवैत ने प्रधानमंत्री मोदी को अपना सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार दिया। कुवैत के अमीर मिशाल अल अहमद अल जबर अल सबा ने पीएम को द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया। अब तक चुनिंदा वैश्विक नेताओं को ही ये अवार्ड मिला है। इस साल भी पीएम को ग्लोबल अवार्ड से नवाजे जाने का सिलसिला जारी है। पिछले दिनों बारबाडोस ने प्रधानमंत्री को ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस दिया। वहां के राष्ट्रपति ने यह पुरस्कार प्रदान किया, जिसे पीएम की ओर से विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा ने प्राप्त किया। इसी वर्ष 12 मार्च को मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में पीएम को वहां का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला। राष्ट्रपति धर्मवीर गोखुल ने पीएम को ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन प्रदान किया। किसी भारतीय को पहली बार यह सम्मान प्राप्त हुआ है। इन अवार्ड्स और ग्लोबल लीडर के तौर पर शोहरत के पीछे सबसे बड़ी वजह है पीएम का विजन, संपूर्ण मानव जाति के कल्याण और शांति संवाद का विजन। संघर्ष ही नहीं, पर्यावरण संकट और आतंकवाद जैसी वैश्विक चुनौतियों को लेकर भी पीएम का संदेश साफ है। समाधान के लिए सब साथ आएं, मिलकर प्रयास करें। आधुनिक तकनीक हो या विकास की डगर, पीएम ग्लोबल साउथ सहित सबको साथ लेकर आगे बढ़ने पर बार बार बल देते रहे हैं। यही वो दृष्टिकोण है जिसे पूरी दुनिया न केवल सम्मान से देखती है, बल्कि इससे मानवता का बेहतर भविष्य सुनिश्चित करने में भी मदद मिल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साइप्रस के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए जाने पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने खुशी जताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री को यह सम्मान वहां के राष्ट्रपति ने प्रदान किया, जिसे प्रधानमंत्री ने देशवासियों को समर्पित कर दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी को साइप्रस में उनके देश का सर्वोच्च पुरस्कार मिला है। साइप्रस के राष्ट्रपति श्री निकोस क्रिस्टोडुलिफिडोस से ये जो सर्वोच्च पुरस्कार है, ये प्रधानमंत्री जी के व्यक्तित्व और कर्तृत्व के माध्यम से वैश्विक स्तर पर, पर्यावरण के स्तर पर, नेतृत्व के स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर में भारत के गौरव के स्तर पे
उनके योगदान के लिए आज ये उनको सम्मान मिला है। उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 23वां ये सम्मान मिला है। हम निश्चित रूप से ये भारत के लिए भी गौरव का क्षण है। उन्होंने कहा कि देश में पिछड़ा वर्ग समाज में धूल झोंकने का काम हमेशा कांग्रेस ने किया। अगर कांग्रेस और उनके नेताओं के मन में पिछड़ा वर्ग के विकास के लिए काम करने की भावना होती तो कांग्रेस ने अपने सालों के राज के दौरान इस काम को कर दिया होता। लेकिन जब देश में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछड़ा वर्ग के संवैधानिक आयोग के दर्जे की बात कही थी, उन्हीं के कारण ये दर्जा मिला। बल्कि सरकारी विकास की योजनाओं से करोड़ों पिछड़े समाज के लोगों का विकास हुआ है। इस देश में ओबीसी समाज के साथ धोखा करने का काम, छल करने का काम हमेशा से कांग्रेस ने किया है। अगर कांग्रेस के मन में कभी सच्चाई रही होती तो काका कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद कांग्रेस ने कोई दूसरा कमीशन ही नहीं बनाया। हम तो प्रधानमंत्री जी का हृदय की गहराइयों से भी आभार व्यक्त करते हैं कि लंबे समय से जो यूनिवर्सिटीज में एकल पद का विषय होता था, सेंट्रल स्कूल में जो एडमिशन में रिजर्वेशन का विषय होता था, ओबीसी के संवैधानिक आयोग के दर्जे की बात थी, उन्हीं के कारण न केवल ये दर्जा मिला बल्कि उनकी आर्थिक कल्याणकारी योजनाओं के कारण देश के करोड़ों लोग गरीबी से मुक्त हुए। भारत और साइप्रस के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए एक अहम कदम उठाया गया, जिसके तहत भारत के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और साइप्रस स्टॉक एक्सचेंज के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके तहत दोनों देशों की कंपनियां एक दूसरे के स्टॉक एक्सचेंजेस में सूचीबद्ध हो सकेंगी। इससे दोनों देशों के बीच वित्तीय रिसर्च और निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। पता है, I was a bright student. कुछ करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती। आप अपना खुद का स्टार्ट कीजिए ना। खुद का बिजनेस? पर उसमें पैसे तो बहुत लगेंगे ना। जीरो इन्वेस्टमेंट। जीरो इन्वेस्टमेंट? हाँ, I'm doing it. मैं एक प्रिंसिपल मैडम। She's my client. मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। और अब खबरों के कारवां को बढ़ाते हैं आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के निमंत्रण पर कनाडा जाने वाले हैं। G7 समिट के लिए भारत को मेहमान देश के तौर पर निमंत्रण दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कनाडा यात्रा पर कनाडा में कार्यवाहक भारतीय उच्चायुक्त चिन्मय नायक ने कहा कि ये छठी बार है जब भारत को G7 के लिए आमंत्रित किया गया। ये दिखाता है कि भारत विश्व पटल पर कितना महत्वपूर्ण है। Honorable Prime Minister of India has been invited to attend the G7 2025 summit as an outreach guest country by the Right Honorable Prime Minister of Canada, Mr. Mark Carney. This is the 6th consecutive time India is coming to G7 as a guest country, which itself speaks for India's importance on the world stage today. In this particular G7, India will be speaking about energy security, innovation, new technologies like AI, quantum, etc., which are contemporary topics which affect all of us, and our views will definitely be noticed, I'm sure. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अगली जनगणना के लिए अधिसूचना जारी कर दी। जनगणना 2027 को 2 चरणों में करवाई जाएगी। जनगणना 2027 1 मार्च 2027 तक पूरी कर ली जाएगी।
केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों के बर्फीले क्षेत्रों के लिए संदर्भ तिथि 1 अक्टूबर 2026 को होगी। इससे पहले केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने एक उच्च स्तरीय बैठक में आगामी जनगणना की तैयारियों की समीक्षा की थी। जनगणना 2 चरणों में करवाई जाएगी। पहले चरण यानी कि मकान सूचीकरण और मकानों की गणना में प्रत्येक परिवार की आवासीय स्थिति, संपत्ति और सुविधाओं के बारे में जानकारी इकट्ठा की जाएगी। इसके बाद दूसरे चरण यानी कि जनगणना में प्रत्येक घर में रहने वाले हर व्यक्ति की जनसांख्यिकी, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और अन्य जानकारी इकट्ठा की जाएगी। जनगणना में जातीय जनगणना भी शामिल है और जनगणना कार्य के लिए लगभग 34 लाख गिनती करने वाले लोग, पर्यवेक्षक के साथ लगभग 1 लाख से ज़्यादा जनगणना के पदाधिकारी तैनात किए जाएंगे। जनगणना 2027 मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग कर डिजिटल माध्यम से की जाएगी। लोगों को स्वगणना का प्रावधान भी उपलब्ध करवाया जाएगा। ये जनगणना प्रक्रिया शुरू होने के बाद से 16वीं जनगणना और स्वतंत्रता के बाद 8वीं जनगणना है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों के राहत आयुक्तों, आपदा प्रबंधन सचिवों, नागरिक सुरक्षा, गृह रक्षकों और अग्निशमन सेवाओं के साथ राज्य आपदा मोचन बलों के वार्षिक सम्मेलन 2025 में शिरकत की। अपने संबोधन में अमित शाह ने एनडीआरएफ की प्रशंसा करते हुए कहा कि पिछले 10 वर्षों में आपदा प्रबंधन में भारत एक वैश्विक नेता के रूप में उभरा है। उन्होंने कहा कि ये एनडीएमए, सीडीआरआई और एनडीआरएफ की बदौलत संभव हो पाया है। जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के कारण आज पूरा विश्व आपदाओं से चिंतित है, मगर हम सब के लिए आनंद का विषय है कि 10 साल के अंदर एनडीएमए, एनडीआरएफ और सीडीआरआई, ये 3 संस्थाओं ने भारत को आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में ग्लोबल लीडर बनाने के करीब ले जाकर खड़ा कर दिया है। और ये हम सब के लिए बड़ा आनंद का विषय। एनडीएमए ने नीति विषयक संरचना करना, शोध कार्य करना, अनेक प्रकार के अभ्यास के लेखों को लोगों तक पहुंचाना, कई ऐप्स बनाना और ओवरऑल कोऑर्डिनेशन नीति विषयक विषयों का एनडीएमए ने बहुत अच्छा किया है। केंद्र सरकार के 11 वर्ष और दिल्ली के 100 दिन पूरा होने पर दिल्ली भाजपा कार्यालय में प्रदर्शनी लगाई गई। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने किया। उन्होंने दिल्ली में किए गए विकास कार्य को लेकर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सराहना की। उन्होंने कहा कि दिल्ली में अभी बाकी के विकास कार्यों को पूरा करना है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि दिल्ली के लैंडफिल साइट का रीप्रोसेसिंग किया जाएगा। खबर उत्तर प्रदेश से, जहां के अमरोहा में एक पटाखा फैक्ट्री में जोरदार धमाका होने की वजह से वहां काम कर रहे 4 मजदूरों की मौत हुई है, जबकि 6 मजदूर गंभीर रूप से घायल हुए। घटना रजबपुर थाना क्षेत्र के गांव आतरासी की है। हादसे की सूचना मिलते ही प्रशासन के आला अधिकारियों ने भारी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर राहत और बचाव का काम किया। घटना की जांच की जा रही है। वहीं सीएम योगी ने मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना जताई और जिला प्रशासन के अधिकारियों को घायलों के समुचित उपचार के लिए निर्देश दिए। सुप्रीम कोर्ट ने वायुसेना की महिला अधिकारियों के हक में बड़ा फैसला सुनाया। एयरफोर्स में स्थायी कमीशन की मांग कर रही विंग कमांडर कविता भट्टी को सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी। कोर्ट ने विंग कमांडर कविता भट्टी की याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार को उन्हें सभी सर्विस से न हटाए जाने के निर्देश दिए। साथ ही उच्चतम न्यायालय ने सरकार से 1 हफ्ते में जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट 6 अगस्त को स्थायी कमीशन न दिए जाने के सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं में सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन बालाकोट में महिला अधिकारियों के काम की सराहना की थी। साथ ही कहा था कि जिस तरह का समन्वय हमारी सेना ने दिखाया वो सराहनीय है, इसलिए हमें उन्हें हमेशा सलाम वो करते हैं और इसी को देखते हुए कोर्ट ने सरकार को महिला अधिकारियों को
सर्विस से न हटाए जाने के निर्देश दिए थे। कानपुर में आयोजित 27वीं राष्ट्रीय बधिर सीनियर कुश्ती और कराटे चैंपियनशिप के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर संदीप पांडे, प्राचार्य विपिन कौशिक, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के हेड विपेंद्र परमार, अंशु ठाकुर, हिमांशु तिवारी, सौरभ श्रीवास्तव और डॉक्टर अभिषेक बाजपेयी उपस्थित रहे। इस प्रतियोगिता की मेजबानी ऑल इंडिया स्पोर्ट्स काउंसिल ऑफ द डेफ द्वारा की गई। अंक तालिका में महाराष्ट्र 54 अंक के साथ शीर्ष पर तो हरियाणा ने 43 अंक के साथ दूसरे स्थान पर जगह बनाई। राजस्थान और उत्तर प्रदेश ने तीसरा और चौथा स्थान ग्रहण किया। फिलहाल इस विशेष समाचार प्रसारण में इतना ही। मुझे और दीपाली को दीजिए इजाजत। नमस्कार।